हेलो दोस्तों, आज हम नमस्कार दोस्तों मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर परीक्षा। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 30 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो कि हमेशा ही बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, और पहली बार अगर आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ढेर सारा इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं, और प्रश्न नंबर पहला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, इसमें बात हो रही है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी है लॉर्ड रिपन। दोस्तों, पहला, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड माउंटबेटन बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन था। दोस्तों, दास कैपिटल का लेखक कौन था। पहला ऑप्शन है रूसो, बी है कार्ल मार्क्स, सी है गुटेनबर्ग और डी है टॉलस्टॉय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल को वाली जो बुक थी, यानी दास कैपिटल की पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए है NH-48, बी है NH-44, सी है NH-24 और डी है NH-46। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता हो तो कमेंट में फटाफट करिए। दोस्तों, हमारे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। NH-44 सबसे लंबा राजमार्ग है भारत का। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ आते हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। पहला है अरावली ऑप्शन, बी है नीलगिरी, सी है सतपुरा और डी है मैकाल। तो दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। नीलगिरी को हम लोग ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों, वेदों की संख्या, प्रश्न संख्या 5 है, वेदों की संख्या कितनी है। और आप बिल्कुल ही इसको जानते होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और यदि आपको आ रहा हो तो आप इसको टेस्ट के रूप में कमेंट में करके आप प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर डालें और उसका आंसर अगर डाल के अपने आप को देखें कि आपको आता कि नहीं। चलिए, ये टेस्ट में रहेगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वाला कह रहा है कि सबसे ऊंचा। अब यहाँ पे सक्रिय और इनसिक्योर तो नहीं दिया गया है। सक्रिय यानी मृत और अमृत ज्वालामुखी के बारे में तो नहीं है, क्योंकि ये पर्वत के बारे में बात कर रहा है तो ज्वालामुखी तो, लेकिन ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि ये पर्वत जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के फटने की वजह से और धीरे धीरे शांत होने की वजह से ये पहाड़ का निर्माण हुआ है। तो पहला ऑप्शन है जापान, बी है फिलिपीन, सी है इक्वेडोर और डी है हवाई द्वीप। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है, तो इक्वेडोर में है। सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। मृत का मतलब है दोस्तों कि अभी सुषुप्त अवस्था में है। तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है तंजानिया, सी है मैक्सिको और डी है अमेरिका। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो इसका
उत्तर हो जाएगा बी तंजानिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजानिया, यानी मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी, जो समुद्र में सुनामी लहराती है, उसका मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, ये देखते हैं ये क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, बी है भूकंप, सी है चक्रवात और डी है प्रति चक्रवात। तो दोस्तों इसका कारण हो सकता है भूकंप। होता ही है कि भूकंप के कारण, समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण सुनामी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ आते हैं। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? प्रश्न संख्या 9 है, भूमध्य रेखा कहाँ से यानी किस देश से होकर के गुजरती है? तो इसमें देश का नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन है केनिया, बी है मैक्सिको, सी है इंडोनेशिया और डी है ब्राज़ील। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो मैक्सिको देश से होकर गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? प्रश्न संख्या 10 है, योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 12, यानी कि 12 बार 12 टाइम्स यह योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना बना चुकी है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ आते हैं। उधर भूमध्य रेखा के बारे में पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन आ गया कि कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा तो मैक्सिको में था। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है म्यांमार और नेपाल, बी है, सी है बांग्लादेश और डी है चीन। तो क्वेश्चन 11 का आंसर सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर नेपाल। कर्क रेखा जो है वह गुजरती है कहाँ? नेपाल से होकर के। तो इसका करेक्ट आंसर नेपाल। प्रश्न संख्या 12 है, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? दोस्तों इसमें प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक यानी अधिक होता है, और कभी कभी पूछ देता है कि कौन से ग्रह का घनत्व जो होता है वो निम्न होता है यानी कि कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिशा ग्रह नहीं है, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। तो इसका हो जाएगा ग्रह पृथ्वी जो है, यानी इसका घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है सभी ग्रहों में, यानी कि सोलार सिस्टम में है। याद रखिएगा इसको, यानी कि हमारे सूर्य के आसपास जितने भी ग्रह हैं उसमें पृथ्वी का घनत्व सबसे सर्वाधिक अधिक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, यानी कि डिफिनीशन क्या होता है? स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसका पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग और पृथ्वी का बाह्य परत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का बाह्य परत को स्थल मंडल कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 13 का। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, ताकि वो अपने स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? यानी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 5 साल की होती है। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 साल होता है, और इसमें से एक योजना ऐसी है जो कि सिर्फ 4 साल के लिए थी। तो कौन सी है पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना की, चौथी की, पांचवी की, सातवीं? तो ऑप्शन ए है तीसरी, बी है चौथी, सी है पांचवी और डी है सातवीं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको हम कहेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी सिर्फ 4 साल के लिए थी। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ आते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि जियो वाले जो बच्चे होंगे वो इसको आसानी से बता सकते हैं और सभी जो विद्यार्थी ये क्वेश्चन का एसएससी रेलवे और इस सब का तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन का ऑल कंपटीशन वाले, यानी कि जीडी का भी इसमें कभी कभी डिस्कशन होता है। तो इसमें प्रश्न संख्या 15 है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा है और ऑप्शन दिया है, पहला 66, बी है 90 और सी है 179 और डी है 360। सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 179, यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179। इसको एकदम बिल्कुल याद रखना है, ध्यान में रखना है दोस्तों, एकदम ये करेक्ट आंसर है सी। चलिए प्रश्न संख्या 16 की तरफ आते हैं। किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम होता है? देखिए ये वापस पहले पृथ्वी जो थी, तो पृथ्वी का तो ये घनत्व तो सर्वाधिक होता है, मैंने बताया अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में। और सबसे कम पूछा जा रहा है कि घनत्व, यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे घनत्व। अब घनत्व का डिपेंड क्या होता है कि इसके मास पर और इसकी सन से डायरेक्शन और ये सब इसके फैक्टर काम करते हैं। तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका है शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो घनत्व होता है वह सबसे कम होता है, यानी कि शनि ग्रह है तो इसके जो छाले होते हैं और इसका जो पिंड द्रव्यमान के ऊपर से घनत्व इसका कम हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ आते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या 17 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन पहला ए है रॉबर्ट पियरी ने, बी है अमाउंटसेन ने, सी है तस्मान ने और डी है जॉन केवट ने। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, यानी कि सबसे पहले ये वहां तक पहुंचे थे और उन्होंने इसका दोस्तों हमेशा ही याद रखिएगा कि नॉर्थ पोल दोस्तों हमेशा ही ध्यान रखना है कि हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की खोज किसने की थी? तो ये हमेशा ही इसको ध्यान देना है। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ का हो गया रॉबर्ट पियरी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ऊपर के भाग को तो उसकी ऊपरी परत जो था, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? इसमें पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन है अधोमंडल, बी है प्रकाश मंडल, सी है वर्णमंडल और डी है समताप मंडल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वर्णमंडल इसको कहा जाता है। और वर्ण मतलब होता है क्या? रंग, कलर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं ऑप्शन, यानी कि 19 है प्रश्न संख्या, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, बी है एनेक्सिमेंडर और सी है इरेटोस्थनीज और डी है हिकैतियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिकैतियस, यानी कि भूगोल का जनक हिकैतियस को कहा जाता है। यहाँ पर हिकैतियस भी होता है, कभी कभी हिकैटियस भी बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर आता है, अगर ऑप्शन में आ जाए हिकैटियस या हिकैतियस तो इसको ट्रिक लगाना है, यानी भूगोल के जनक को कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? दोस्तों ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हमेशा आता है, ये अक्सर आ जाता है कि वर्तमान भूत की कुंजी है,
यानी कि अगर देखा जाए कि ये स्टेटमेंट है और यह किसका है, यानी कि ऑप्शन ए है डॉटर, बी है जेम्स हटन, सी है डेविस और डी है वाल्टर पिंक। तो प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स हटन। जेम्स हटन ने ये कहा था कि वर्तमान है भूत की कुंजी है, यानी कि भूत यानी कि पास्ट की, यानी कि इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मेक इन इंडिया कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन है पहला 1 नवंबर 2012 में, सितंबर 2014 में, जनवरी 2014 में और सितंबर 2016 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? प्रश्न संख्या 22 है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है इसका 9 मई 1915, दूसरा है बी 9 मई 2016, सी है 10 मई 2015 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न आ गया कि मेक इन इंडिया कब बना था, कब शुरू हुआ था। अभी आ गया कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या था? लोगो मतलब उसका एक जो होता है सर्कल में, उसका आइकॉन जिसको बोल सकते हैं, आइकॉन फिगर इंडेक्स में। तो पहला ऑप्शन है शेर, बी है हाथी, सी है चीता और डी है कंगारू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या था? शेर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 प्रश्न क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? वेल्थ ऑफ नेशंस पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी है मार्शल, सी है पीगू और डी है किंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ, जो वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के राइटर थे, लेखक थे। प्रश्न संख्या 25 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पहला है गरीबी हटाओ, दूसरा है सार्वजनिक सुधार, सी है समावेशी विकास और डी है अपवर्जी विकास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गरीबी हटाओ। इसका पांचवा यानी कि 5वां पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ मूल उद्देश्य था। और अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग प्रश्न सॉल्व किए हैं कि कौन सी योजना सिर्फ 4 साल के लिए थी, तो उसका भी उत्तर होगा कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए थी। ये दो एक ही प्रश्न के दो इंपॉर्टेंट थॉट मिल गए आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, डी है दादा भाई नौरोजी और सी है और डी है सत्येंद्र टैगोर। तो ये अगर देखा जाए तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखी थी जिसका नाम है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि अगर देखा जाए तो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक का नाम है और इसके राइटर हैं दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में किस वर्ष रेल बजट का आम बजट से मिला दिया गया था? रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था, यानी रेल बजट और आम बजट यानी कि नॉर्मल बजट में जो है था।
पहला ऑप्शन है ए 2015, बी 2016, सी 2017 और डी 2018। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी 2017 में जो रेल बजट था उसको आम बजट में प्लस कर दिया गया था, यानी मिंगल कर दिया था, मिला दिया गया था। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? दोस्तों, जिसने शुरुआत कराई थी, किसने, उनका नाम दिया हुआ है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, बी है स्वीडन का सेंट्रल बैंक, सी है अमिताभ घोष और डी है डी.के. सिंह। दोस्तों, पहले वाले ऑप्शन में नोबेल है तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। किसने स्थापित किया था, यानी फाउंडेशन किसने किया था, इसका नींव किसने रख दी, यानी कि किसने शुरू कर दी, किसके सौजन्य से हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? यानी कि नरसिम्हम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? ऑप्शन ए है आयकर, बी है विक्रय कर, सी है बैंकिंग संस्थान और डी है बीमा उद्योग। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, बैंकिंग संस्थान के गठन से संबंध रखता है ये नरसिम्हा रिपोर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग संस्थान। आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, आराम हराम का नारा किसने दिया? प्रश्न संख्या 30 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? दोस्तों, पूरे प्रश्न के लास्ट वाला प्रश्न टेस्ट के रूप में रहेगा और इसको अगर आपको उत्तर आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें प्रश्न संख्या डाल करके, और आप इसके ऑप्शन को डालो कि पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा चौथा होगा। ऑप्शन पहला मैं पढ़ता हूँ कि पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है भगत सिंह और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। यानी कि आराम हराम है स्टेटमेंट यानी कि किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भगत सिंह ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? ये टेस्ट है, कमेंट करके आप जरूर इसका उत्तर बताइए और उसमें लिखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए विजिट करके, और शेयर अधिक से अधिक कर दिए, और अपने जो भी टॉपिक्स हैं कमेंट में डालिए ताकि उस पर वीडियो आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।